नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्नर गाइड में। आज की जो हमारी क्लास है वो प्रस्तावना के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग लेके आए हैं। अभी तक हमने प्रस्तावना का बात करें तो इसकी थ्योरी को हमने कंप्लीट कर लिया है। प्रस्तावना क्या होती है, उसके एक एक शब्दों का अर्थ हम लोगों ने जाना। उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत सर्वप्रथम प्रस्तावना की कब व्याख्या की गई, प्रस्तावना का जन्म कैसे हुआ। जैसे 13 दिसंबर 1946 के दिन डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा सर्वप्रथम उद्देश्य एक प्रस्ताव रखा गया था जो भविष्य में आके प्रस्तावना का रूप धारण करती है, तो उससे प्रस्तावना का जन्म होता है। उसके बाद प्रस्तावना के अंतर्गत हम लोगों ने प्रस्तावना के एक एक शब्दों को या प्रस्तावना के आदर्श क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, इनको जाना। प्रस्तावना के अंतर्गत जिन जो भी शब्द प्रयोग किए गए हैं उन शब्दों का क्या अर्थ होता है। जैसे समाजवाद की बात की गई तो समाजवाद दो तरह के होते हैं। एक आपका हो जाएगा मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित समाजवाद और दूसरा आपका लोकतांत्रिक समाजवाद होता है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से प्रेरित होता है। तो उनको हम लोगों ने जाना। उसके बाद प्रस्तावना से संबंधित कौन से वाद आए, जैसे आपका बेरुवारी का केस आया, ठीक है, 1960 में। उसके बाद आपका केशवानंद भारती का केस 1973 में आता है। फिर एसआर मुंबई का केस 1994 में आता है, जो प्रस्तावना से संबंधित ये सारे वाद है, इनको भी हम लोगों ने जाना। प्रस्तावना में आज तक कितने संविधान संशोधन हुए, कौन कौन से शब्द जुड़े, उनका अध्ययन किया हम लोगों ने। उसके बाद अगर हम बात करें तो किन किन लोगों द्वारा प्रस्तावना के बारे में कौन कौन सी बात की गई, जैसे कौन परिचय पत्र के रूप में प्रस्तावना को स्वीकार किया, ठीक है, प्रस्तावना को परिचय पत्र के रूप में। संविधान की आत्मा के रूप में किसने स्वीकार किया, जैसे ठाकुर भार्गवदास संविधान की आत्मा के रूप में प्रस्तावना की बात की। संविधान को परिचय पत्र के रूप में किसने स्वीकार किया, तो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा गया, तो उसे परिचय पत्र के रूप में स्वीकार किया गया। इन सारे टॉपिक का हम लोगों ने अभी तक अध्ययन कर लिया। अब हम उसके बाद अध्ययन करने वाले क्या, प्रस्तावना से संबंधित 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उनको अध्ययन करेंगे, और प्लस जो पिछली हम लोगों ने क्लास की है उससे रिलेटेड जो थ्योरी है एक एक विकल्प के रूप में उसको भी हम डिटेल करते चलेंगे, जिससे आपको 100% याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा का आख्या प्रदान की गई है, तो वो किसको प्रदान की गई है, तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है इसे क्या कहा गया है, तो संविधान की आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया। ध्यान रखेंगे आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया। और किसने ये कहा, तो ठाकुर भार्गवदास। ठाकुर भार्गवदास द्वारा प्रस्तावना को क्या कहा गया, तो भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में इसे स्वीकार किया गया है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। अब आप सभी लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसमें कहीं भी आर्टिकल 32 नहीं दिया है, ठीक है, इसलिए प्रस्तावना को हम भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में मान लिए। अगर आपको आर्टिकल 32 दिया होता विकल्प में, आर्टिकल 32 जिसमें बात की गई है संवैधानिक उपचार का अधिकार की बात की गई है, और डॉक्टर अंबेडकर द्वारा आर्टिकल 32 को क्या कहा गया, तो संविधान की आत्मा कहा गया। संविधान की आत्मा कहा गया। अब आप सभी लोग ध्यान रखेंगे ठाकुर भार्गवदास द्वारा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया, और आर्टिकल 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात की गई है, मूल अधिकार में यह है, उसे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया। जब भी संविधान की आत्मा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएगा तो या तो प्रस्तावना विकल्प में रहेगा और या तो आपको क्या विकल्प में रहेगा, आर्टिकल 32। अगर ये दोनों विकल्प में है तो नाम दे सकता है कि डॉक्टर भार्गव द्वारा, बात करें कि ठाकुर भार्गव द्वारा किसे संविधान की प्रस्ताव आत्मा के रूप में स्वीकार किया, तो आपका हो जाएगा प्रस्तावना। और अगर आपको दिया कि डॉक्टर अंबेडकर साहब द्वारा संविधान की आत्मा के रूप में किसे स्वीकार किया गया, तो आपका आर्टिकल 32 हो जाएगा। ये कंफ्यूजन आपका दूर होना चाहिए कि संविधान की आत्मा के रूप में तो डॉक्टर अंबेडकर क्या हो जाएंगे, आर्टिकल 32, और ठाकुर भार्गवदास क्या हो जाएंगे, तो प्रस्तावना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष रूप से ध्यान दिया था, तो हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे का हमारा हो जाएगा प्रस्तावना पर। संविधान सभा यानी कि संविधान निर्माताओं द्वारा प्रस्तावना पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया था। क्या रीजन था, जो प्रस्तावना था वो अपने आप में भारत का संविधान कैसे बनेगा उसकी भूमिका निर्धारित करता था।
अर्थात प्रस्तावना में किसकी बात की गई, तो भारतीय संविधान, जिस संविधान को हम बनाने जा रहे हैं उसकी कौन कौन सी विशेषता होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसका उद्देश्य कैसा होना चाहिए, इन सारी चीजों की बात किसमें की गई थी, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में की गई थी, अर्थात उद्देशिका में की गई थी। उद्देशिका को ही हम प्रस्तावना के रूप में जानते हैं। तो किसमें विशेष रूप से ध्यान दिया, तो आपका हो जाएगा प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से, तो ध्यान रखेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने तथा व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा। ध्यान रखेंगे तो किससे शुरू होता है, तो हम भारत के लोग से शुरू होता है। हम भारत के लोग का अर्थ होता है भारत की जनता, भारत की जनता, भारत की जनता अर्थात भारतीय संविधान के पास जो शक्तियां हैं वो उनको कौन प्रदान किया है संविधान को, तो भारत की जनता द्वारा उसे प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के पास जितनी भी शक्तियां हैं उसे भारतीय की जनता के द्वारा प्रदान किया गया है। तो किससे शुरू होता है, तो जनप्रिय संप्रभुता की बात इसीलिए कही गई क्योंकि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है किससे शुरू होती है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान रखेंगे प्रस्तावना की शुरुआत की जो 4-5 लाइन है उतना आप जरूर याद कीजिएगा, उससे आपको ज्यादातर क्वेश्चन प्रस्तावना के जरूर बन जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा हो जाएगा, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। जब मैं आपको प्रस्तावना बता रहा था थ्योरी के अंतर्गत, तो प्रस्तावना के संबंधित उसके शब्दों को हमने व्याख्या किया था। ठीक है, कि प्रस्तावना में जितने भी शब्द थे उनका अर्थ क्या होता है, जैसे समाजवाद का क्या अर्थ होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है, सब और आपका पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है, एक एक शब्दों का मैंने आपको अर्थ बताया था। इसमें एक शब्द आ गया गणतंत्र। गणतंत्र क्या होता है, गणतंत्र एक ऐसे शासन प्रणाली होती है जहां का मुखिया वहां की जनता द्वारा निर्वाचित होता है, अर्थात वहां पे परंपरा या पीढ़ी दर पीढ़ी कोई राजा का बेटा राजा या कोई पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पे शासक नहीं होता है। वहां के मुखिया का चुनाव कैसे होता है, तो वहां की जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो क्या हो जाएगा, गणतंत्र क्या हो जाएगा, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं, यह राज्य एक संघ है, इसकी विधानसभाओं की अधिकतम संख्या जनता द्वारा चुनी। तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए क्या होता है, निर्वाचित होता है, अर्थात यहाँ राजा का बेटा राजा के रूप में स्वीकृत नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा गणतंत्र का क्या अर्थ होता है, तो ऐसा देश जहां का प्रमुख क्या हो, कुछ समय के लिए यहाँ की जनता के द्वारा निर्वाचित हो। भारत एक क्या है, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। और इसे कब जोड़ा गया, पहले भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया 26 नवंबर 1949 के दिन, उस टाइम पे भारत क्या था, तो भारत उस टाइम पे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं था। इसे कब जोड़ा गया, तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। और इसमें एक शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया। कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत क्या करेगा या देश क्या करेगा, तो ये सभी धर्मों को विशेष रूप से यानी कि समान रूप से व्यवहार करेगा, सभी धर्मों के लोगों से ये क्या करेगा, समान रूप से व्यवहार करेगा। अर्थात इसका कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पंथ निरपेक्ष का शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा। तो भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है वर्तमान में, अर्थात पंथ निरपेक्ष राज्य है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ। अभी मैंने आपको बताया, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 हो जाएगा, राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ है, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा अगर बात करें तो राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार किया गया,
तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया और उपरोक्त सभी, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा। राज्य सरकार का अपना कोई धर्म नहीं है, अर्थात भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ये सभी धर्मों को लोगों के प्रति समान व्यवहार करेगा। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष अर्थ है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसको आप सभी लोग चूज करेंगे। मैंने आपको 2 बार ये क्वेश्चन बता दिए। गणतंत्र क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा गणतंत्र। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, गणतंत्र का आशय क्या होता है, वहां के मुखिया क्या होते हैं, वहां के मुखिया जनता के प्रतिनिधि या जनता द्वारा चुने जाते हैं, अर्थात वहां राजा का बेटा राजा या वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, गणतंत्र अर्थ होता है किसका, तो अध्यक्षीय पद्धति शासन प्रणाली राज्य, गलत हो जाएगा। केवल लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये भी हो जाएगा, जहां राज्य का अध्यक्ष यानी कि मुखिया वंशानुगत रूप से ना हो, आपका डी सही हो जाएगा। अर्थात मुखिया का क्या हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो। निम्नलिखित में से वो 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन के तहत उद्देशिका में शामिल किया गया। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में की प्रस्तावना में अगर हम बात करें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब होती है, तो 1976 में। और किस संविधान संशोधन के तहत, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत एक संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन 1946 के तहत इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पहला आपका हो जाएगा समाजवादी, समाजवादी। दूसरे अगर हम बात करें तो हमारा हो जाता है पंथ निरपेक्ष, समाजवादी हो गया, पंथ निरपेक्ष हो गया, और तीसरा आपका एक शब्द होता है अखंडता। ये शब्द जोड़े गए और आपसे पूछा जा रहा है कि जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में हुआ, तो ये तीनों शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष कहीं पे है, तो समाजवादी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष को एक दूसरे के पर्यायवाची के रूप में लेते हैं, तो अगर आपको कहीं पंथ निरपेक्ष ना मिले, धर्मनिरपेक्ष मिले, तो उस शब्द का आप यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो भारत का स्वरूप बताया गया उसमें कि भारत का स्वरूप कैसा हो, तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है। कैसे बात की गई है, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है, यानी कि आपका सी हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोला प्रस्तावना के 4 लाइन जो शुरुआत के हैं, कहां से कहां तक, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यहां तक आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, अर्थात भारत के स्वरूप की बात कर रहा है, भारत का स्वरूप कैसा हो प्रस्तावना में बात की गई है, तो वो कैसा हो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है कि वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। दूसरी अगर हम बात करें समाजवादी हो, तो समाजवादी कैसा हो, समाजवाद 2 तरीके से होते हैं, एक मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित समाजवाद और दूसरा आपका लोकतांत्रिक समाजवाद होता है, जिसकी विचारधारा मिलती जुलती है सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू से। भारत में जो समाजवाद अपनाई गई है वो लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाई गई है। लोकतांत्रिक समाजवाद कैसी अपनाई गई है, अर्थात भारत में समानता की बात होगी, किंतु वो समानता की बात कैसे होगी, लोकतांत्रिक ढंग से होगी, अर्थात समानता लाया जाएगा, किंतु कैसे, तो चुनाव करा के, ठीक है, वहां के लोगों को शिक्षित करके यहाँ पे समानता ला जाएगी और योजनाएं बना के। अगला हमारा हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष।
धर्मनिरपेक्ष की बात की गई, अर्थात भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, ये सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करेगा। धर्मनिरपेक्ष का प्रजातांत्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहीं आपको प्रजातांत्रिक मिलेगा, कहीं आपको लोकतांत्रिक मिलेगा। लोकतांत्रिक का अर्थ हो जाएगा कि आपका यहां जनता का शासन है, जनता के प्रतिनिधि के, जनता या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यहां शासन करती। गणराज्य का अर्थ हो जाएगा यहां वंशानुगत शासन प्रणाली का प्रभाव नहीं है, अर्थात यहाँ का जो मुखिया होता है वो वंशानुगत ना होके जनता द्वारा उसे चुना जाता है। ये सारे शब्दों का अर्थ हो गया। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 हो जाएगा। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? गणतंत्र का मैंने क्या अर्थ बताया, उस अर्थ के अनुसार ये क्वेश्चन आपको लगाना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? अब देखिए, अगर आपको मैंने बोला जहां तक याद करेंगे तो उससे आपको वो अर्थ मिल जाएगा। जैसे क्या हो जाएगा, तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तीनों शब्द आपको मिल गया, ठीक है। ये एक लाइन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के एक लाइन में मिल गया तीनों शब्द। और पूछा कौन सा नहीं है, तो ये आपका लोक कल्याण एक शब्द नहीं है। आपको कौन सा, तो हम भारत के लोग, हमारे साथ आप क्या करेंगे, रिपीट करेंगे बार बार। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु, ये आपको कितना, तो 3 प्रकार के न्याय की बात हो गई आपके लिए। 3 प्रकार के न्याय की बात, और कौन सा, तो आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई, और कौन कौन से, तो वो आपका हो जाएगा विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये किसमें दिया है, जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द आपको प्रस्तावना में जरूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो लोक कल्याण शब्द नहीं है, बाकी सारे शब्द इसमें उपस्थित है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अगला हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 हो जाएगा। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है, तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, राज्य का उद्देश्य हो जाता है। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है, तो गणराज्य क्यों माना जाता है, क्योंकि यहाँ की शासन प्रणाली राजाध्यक्ष का, ध्यान रखेंगे, यहाँ के मुखिया का चुनाव होता है। यहाँ का मुखिया क्या होता है, वंशानुगत नहीं होता, यहाँ के मुखिया का चुनाव हो जाता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य के रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए फिर से, ये आपको प्रस्तावना याद होगा तो आपको कम से कम मान के चलिए ये 15 में से लगभग आपको 7 क्वेश्चन आपका प्रस्तावना अगर आपको याद है तो बन जाएगा। कौन कौन से बात की गई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ये आरओ एग्जाम में पूछा गया था, इसके पूर्व जो हुआ था, जो निरस्त हो गया था, उसमें पूछा गया था। अब इनका क्रम पूछा गया, तो क्रम क्या हो जाएगा, मैं पढ़ रहा हूं, आप सोच के बताइए कि कौन सा क्रम होगा। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ सेम होता है, सार्वभौम सत्तापन्न का अर्थ भी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होता है। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये आपको मिल गया। हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्र या जनवादी, दोनों का अर्थ सेम होता है। तो आपको कौन सा हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर अर्थात पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या होता है कि अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं है या सभी धर्मों के लोगों के साथ
समान व्यवहार करेगा। ये सभी धर्मों की अस्वीकृति है, बहुदेववाद है, एकेश्वरवाद है, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्टिकल 16 का क्या अर्थ होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आप सभी लोग बताइए। 16 का क्या हो जाएगा? यह सभी धर्म नागरिकों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करती है। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, और 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। उसमें बात की जा रही है कि पंथ निरपेक्ष अर्थात धर्मनिरपेक्ष दोनों पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द भी अगर आपको कहीं दिया हो तो उसको आप पंथ निरपेक्ष के रूप में स्वीकृत करेंगे। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो वर्ष 1976 में जोड़ा गया। आपका पहला सही हो जाएगा। या 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, और ये मूल प्रस्तावना में था। तो ध्यान रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष शब्द जो था वो मूल प्रस्तावना में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो आपका पहला और तीसरा जो है वो आपका सही हो जाएगा। कौन कौन? तो पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 18। बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ है? हम भारत के लोग से अर्थ होता है ये संविधान को शक्ति प्रदान करने का स्रोत है, अर्थात संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है? तो हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। अब आपको देखते हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ है? तो भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि प्रभुसत्ता यानी कि शक्ति जो है वो कहां निहित है? तो जनता में निहित है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 19। समाजवाद का क्या अर्थ है? समाजवाद का अर्थ हो जाएगा, तो भारत में जो समाजवाद की बात की गई है वो सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीयकरण और सामाजिक स्पर्धा। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 19, और इसमें बात की गई है कि भारत में समाजवाद का अर्थ क्या लिया गया है? तो सामाजिक न्याय की बात की गई है। समाजवाद से सामाजिक न्याय अर्थात लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की गई है भारत में। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची जो भारत के संविधान में ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ध्यान रखेंगे, यूएसए से अगर बात करें तो प्रस्तावना कहां से लिया गया है? तो ये आपका यूएसए यानी कि अमेरिका से लिया गया है। किंतु प्रस्तावना की अगर भाषा की अगर हम बात करें तो प्रस्तावना की भाषा पे किस देश की प्रस्तावना का प्रभाव है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। प्रस्तावना लिया गया कहां से? तो अमेरिका से, किंतु प्रस्तावना की जो भाषा है उस पर किसका प्रभाव है? किस देश की प्रस्तावना का प्रभाव है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपात उपबंध के तहत, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग पढ़ लेते हैं कि जर्मनी से आपातकाल लिया गया, किंतु जर्मनी से आपातकाल नहीं लिया गया। जर्मनी से क्या लिया गया? तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन, मूल अधिकारों का निलंबन ये कहां से लिया गया? तो जर्मनी से। संघवाद जो भारत में है, संघ की शासन प्रणाली जो है ये कनाडा से लिया गया। यूएसए से क्या लिया गया? तो प्रस्तावना लिया गया, किंतु भारतीय प्रस्तावना की जो भाषा है वो किससे प्रेरित है? तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्रस्तावना जो है इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, और किसने कहा? तो ठाकुर भार्गव दास। ठाकुर भार्गव दास द्वारा कहा गया है। किसे? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 32 जो मूल अधिकारों में संवैधानिक उपचार की बात करता है, मूल अधिकारों के संवैधानिक उपचार की बात करता है, और इसे डॉक्टर अंबेडकर द्वारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा आर्टिकल 32 को क्या कहा गया? तो संविधान की आत्मा कहा गया। संविधान की आत्मा कहा गया। अब आप ध्यान रखेंगे, जब भी आत्मा की क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो या तो आपको विकल्प में प्रस्तावना मिलेगा या तो आर्टिकल 32 मिलेगा, दोनों नहीं मिलेगा। दोनों मिलेगा तो नाम के हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा आपको। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 हो जाएगा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती कहां से? तो हम भारत के लोग अर्थात द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग शब्दों से। पहला हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करें तो रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, ये तीन हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति जो है ये रूसी क्रांति 1917, फ्रांसीसी क्रांति 1989 और अमेरिकी क्रांति 1976, तीनों का प्रभाव है और इसमें चीन की क्रांति का कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है, ये तीनों क्रांतियों का भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे प्रभाव है। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो भारत क्या हो जाएगा? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। सारे विकल्प में मिल रहे हैं तो ये आपका डी सही हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श, उद्देश्य और स्वरूप, सभी लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के आदर्श, उद्देश्य और स्वरूप, ये आपको कहां मिलेगा? तो ये आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलेगा। कहां मिलेगा? तो प्रस्तावना में मिलेगा, यानी कि आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अगर हम बात करें तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो आपको तीन शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? तो आपका हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और अखंडता। अब इसमें जो आपको विकल्प में ना मिले वही हो जाएगा। जैसे गुट निरपेक्ष है, गलत हो जाएगा। धर्म निरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष, दोनों हो जाएगा। ये भी जोड़ा गया, ये भी जोड़ा गया। अखंडता जोड़ा गया। एकता शब्द पहले था, एकता शब्द की जगह पे क्या कर दिया गया? एकता और अखंडता जोड़ दिया गया है। तो गुट निरपेक्ष शब्द नहीं जोड़ा गया, आपका सी विकल्प हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है उसकी बात करना है। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। पहला गलत हो जाएगा, इन्हें 1976 में जोड़ा गया था। कौन कौन से शब्द? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहला तो आपका गलत हो गया। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया और कौन से? तो 42वें हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। उक्त शब्द 1985 में जोड़ा गया तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है, तो वर्तमान में अंग है, शुरुआत में अंग नहीं था, तो आपका कौन सा हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा और इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य। भारत में कौन सा लोकतंत्र है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो राजनीतिक लोकतंत्र की बात करें, सामाजिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, उपयुक्त सभी। सामाजिक राजतंत्र, ये विकल्प थोड़ा सा लोकतंत्र होना चाहिए और उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर हमारा 30। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित होती है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में सर्वोच्च है। अब आपको विकल्प दिया जाएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का संविधान, भारत के लोग। अब इसका एक क्रम होता है। सर्वप्रथम अगर आप बात करेंगे सर्वोच्चता का, तो सबसे पहले आपको चूज करना पड़ेगा भारत की जनता। कोई भी आपको क्वेश्चन में विकल्प में दिया हो तो सबसे पहले अगर भारत की जनता है तो सबसे सर्वोच्च वो हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा संविधान। भारत की जनता के बाद क्या सर्वोच्चता की बात होगी? तो संविधान की बात होगी। पहला क्या हो जाएगा? भारत की जनता। दूसरा आपका क्या हो जाएगा? तो आपका संविधान। इसमें देखो संविधान नहीं दिया है तो जनता दिया है, तो आपका ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31।
भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किसमें किया गया है? तो यह किया गया भारत की प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बात की गई है कि संप्रभुता, एकता और अखंडता की बात किसमें की गई है? तो यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसके आगे व्याख्या की गई है। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की गई है, उसके आगे क्या व्याख्या की गई है? तो मूल अधिकारों के अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य, ये आपका सी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये सी लिखा है तो सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा कि उद्देश्यों की रूपरेखा कहां पे दी गई है? तो मूल अधिकारों में दी गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएस में दी गई है और मूल कर्तव्य में दी गई है। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 33। संविधान सभा ने प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया? तो ध्यान रखेंगे, 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक होती है जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 का दिन आता है। 11 दिसंबर 1946 का दिन आता है और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है और एचसी मुखर्जी टीटी कृष्णाचारी इन दोनों को क्या चुना जाता है? तो उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। और इसी दिन क्या होता है? तो बीएन राव अर्थात बेनेगल नरसिंह राव को क्या चुना जाता है? तो संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है। संवैधानिक सलाहकार चुना जाता है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, बीएन राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये क्या थे? संवैधानिक सलाहकार जरूर थे किंतु संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा बात क्या रखेंगे, आप इस चीज को भी ध्यान रखिए कि क्या संविधान पहले लागू हुआ या प्रस्तावना पहले लागू हुआ? तो सभी लोग ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम संविधान लागू हुआ और उसके बाद प्रस्तावना लागू हुआ। प्रस्तावना कब? तो सर्वप्रथम 1973 में केशवानंद भारतीवाद में यह माना गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, पहली बार यह माना गया था। तो संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में। अब आप 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एचसी मुखर्जी अध्यक्ष के रूप में ये क्या चुने गए? तो ये अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद एचसी मुखर्जी और टीटी कृष्णाचारी उपाध्यक्ष चुने गए और बीएन राव संवैधानिक सलाहकार चुने गए। इसके बाद आपका आ जाता है 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 इस दिन क्या होता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है और इस उद्देश्य प्रस्ताव में किस चीज की बात की जाती है? इस उद्देश्य प्रस्ताव में बात की जाती है कि हम भविष्य में जिस संविधान का निर्माण करने जा रहे हैं उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए, उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसमें किन किन चीजों को, किन किन बातों को हमें ध्यान में रख के उसका निर्माण करना चाहिए। और यही 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर दिया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव भविष्य में संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार की गई। तो इसीलिए कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया? तो आपका प्रस्तावना में शामिल किया गया। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो संविधान का स्रोत क्या है? अर्थात भारत के लोग, हम भारत के लोग। जब हम प्रस्तावना पढ़ेंगे तो कहां से शुरू होता है? तो हम भारत के लोग, ये क्या है? तो संविधान के शक्तियों का स्रोत है, पहला हो गया। दूसरा बात करें शासन के ध्येयों का वितरण,
तीसरा हो जाएगा संविधान को लागू करने की तिथि। ध्यान रखेंगे शासन के ध्येय यानी कि उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार, ध्यान रखेंगे यहां से लिख रहे हैं, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई, ठीक है। तो यानी कि इसका ध्येय यानी कि उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य भी मिल गया हमें। उसके बाद संविधान को लागू करने की तिथि और संविधान को अंगीकृत अधिनियमित या समर्पित करने की तिथि, ये आपको दिया 26 नवंबर 1949। किंतु 26 संविधान को लागू करने की तिथि जो 26 जनवरी 1950 है, ये नहीं दिया है, ये आपको नहीं दिया है। तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या स्पष्ट नहीं होता है, तो संविधान के लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है, बाकी सारे शब्द स्पष्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। तो ध्यान रखेंगे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय करता है। ध्यान रखेंगे आपसे पूछता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के। कौन कौन से, तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। दूसरी अगर बात करें स्वतंत्रता, पूछता कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो 5 प्रकार के। कौन कौन सा, तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात करता है, ठीक है। तो ये भी हो गया और ये भी आपका हो गया। प्रतिष्ठा और अवसर, कितने प्रकार की समता की बात करता है, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात करता है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहीं भी नहीं किया गया। इसीलिए मैं आपसे बोला कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसे आप 3 से 4 बार लगातार पढ़िए। शुरुआत के 4-5 लाइन आप जरूर याद कीजिएगा, जिससे आपके ज्यादातर क्वेश्चन आपके प्रस्तावना के आपको बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 हो जाएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। तो ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 2 नाम, हम भारत के लोग या बी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो हम भारत के लोग और बी विद द पीपुल ऑफ इंडिया, ये 2 शब्द जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित किए गए हैं या वर्णित। अगला हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 हो जाएगा। और ये किसके द्वारा स्वीकृत किया गया है, तो ध्यान रखेंगे संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया है, ये भी सही है। और आपका भारत की जनता द्वारा स्वीकृत किया गया है, ये भी सही है। दोनों में से चुनना होगा तो भारत की जनता, जैसे मैंने आपको बताया सर्वप्रथम किसको चुनेंगे, तो भारत की जनता, उसके बाद संविधान। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, भारत की जनता में, डी हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया, भारतीय संविधान को, तो भारतीय संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत किया गया। इनका अर्थ क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूं। अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, और आपको एक शब्द देता है आत्मार्पित किया गया। कब, तो 26 नवंबर 1949। अंगीकृत का अर्थ होता है कि बनाया गया, बनाया गया। अधिनियमित का अर्थ होता है स्वीकार किया गया। और आपको आत्मार्पित का अर्थ होता है स्वयं पर लागू किया गया। स्वयं पर लागू किया गया, कब, तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा।
और ये सारे शब्द आप ध्यान रखेंगे जब भी आपको पूछा जाए कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। लागू शब्द जब आएगा तो आपको 26 जनवरी 1950 चूज करना है। बाकी अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मर्पित किया गया, ये सारे शब्दों के लिए कौन सा एक हो जाएगा, तो 26 नवंबर 1949 का डेट। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 हो जाएगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था और इसे लागू कब किया गया, तो पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 के। और 26 जनवरी 1950 के दिन क्यों लागू किया गया था, क्योंकि 1930 में 26 जनवरी के दिन यह स्वीकार किया गया था कि 26 जनवरी के दिन भविष्य में हम स्वतंत्रता दिवस या स्वराज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। कब, तो 1930 में की गई। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया, अंगीकृत हुआ या अधिनियमित हुआ कब, तो 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 सभी लोग जानते हैं। किस वर्ष भारत एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य की बात कर रहा है, तो संविधान लागू होने के बाद, यानी कि कब हो जाएगा, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के बाद भारत क्या बना, तो एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा हो जाएगा कि संविधान की उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना का संशोधन अभी तक कितनी बार हुआ, तो ध्यान रखेंगे सर्वप्रथम बात की गई आपका बेरूवाड़ी केस, बेरूवाड़ी केस 1960, और इसमें बात की गई है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसलिए प्रस्तावना में कोई संशोधन नहीं होगा। ठीक है, कब, तो 1960 में। और कौन से केस में, तो बेरूवाड़ी केस 1960 में बात की गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन संभव नहीं है। उसके बाद आपका आता है केशवानंद भारतीवाद। केशवानंद भारतीवाद आता है और कब आता है, तो 1973, जिसमें बात की गई कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग। प्रस्तावना क्या है, तो प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें क्या होगा, तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। और इसी 73 के बाद क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 में कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में भारत की प्रस्तावना में संशोधन कर दिया गया। और कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो 3 शब्द जोड़े गए। पहला आपका हो जाएगा समाजवादी, दूसरा आपका हो जाएगा पंथ निरपेक्ष, तीसरा आपका हो जाएगा अखंडता। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है, और कौन से शब्द, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। और कब, तो 1976। 1976 में कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़ा गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 45 हो जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया, तो कब किया गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती, तो ध्यान रखेंगे सामाजिक न्याय की बात करता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। तो सामाजिक न्याय की बात हो गई, राजनीतिक न्याय की बात हो गई, आर्थिक न्याय विकल्प में नहीं दिया है। स्वतंत्रता की अगर बात करें तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है। समता की बात करता है तो प्रतिष्ठा और अवसर। तो ये आपका पूजा की समता नहीं हो जाएगा, आपका डी जो है ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि वायदा नहीं करता है, तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों चीजों का वादा करता है। क्वेश्चन नंबर 47, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल नहीं है। अब इसका उत्तर आपको कैसे मिलेगा, तो अगर आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत कौन से 3 शब्द जोड़े गए, उन शब्दों को आप खोजेंगे। कौन कौन से, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी
पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 1976 में जोड़े गए, तो 1949 में ये नहीं थे, जाहिर सी बात, क्योंकि ये जुड़े कब, तो 1976 में। तो पहला, दूसरा, तीसरा हो जाएगा इसका उत्तर, चौथा जो है ये आपका गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, तो किसके तहत, आर्टिकल, क्वेश्चन नंबर हमारा 49 हो जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है, जिसके तहत सभी नागरिकों को क्या हो, तो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान किया गया। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कौन कौन से शब्द, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रस्तावना से संबंधित लगभग 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन थे, जिनका हमने डिटेल में अध्ययन किया। अगर आपको लगे कि इसमें कुछ कमी है, ठीक है, तो आप इसकी थ्योरी की एक क्लास जो इसके पूर्व रूप में आपको मिल गई है, कल की क्लास में आपको मिल चुकी है, उस क्लास को आप देखेंगे तो प्रस्तावना का एक भी क्वेश्चन मैं गारंटी देता हूं इससे बाहर आपको नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ये क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, मैंने क्वेश्चन बताते समय एक ही शब्द को, एक ही अर्थ को कई बार रिपीट किया ताकि आपको ध्यान हो। आप बार बार सुनेंगे तो वो आपको क्वेश्चन के रूप में, आंसर के रूप में आपको जरूर ध्यान होगा। जैसे मैंने आपको प्रस्तावना कई बार पढ़ा, बात करें 42वां संविधान संशोधन के तहत कौन कौन से शब्द जोड़े गए, कई बार बताया, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द होते हैं और कई शब्दों का हमने अर्थ कई बार बताया। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद।